आधुनिक भारत आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, आज ध्यान से सुनिए सब लोग। वल्लभ भाई पटेल को देखिए सरदार की उपाधि ध्यान दिया जाए। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी यानी गांधी जी ने प्रदान किया था। अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह के दौरान दिया गया? बारदोली सत्याग्रह। और वहाँ के महिलाओं के द्वारा गांधी जी ने, हालांकि देखिए गांधी जी दिया, लेकिन बहुत सारा जो है कि इसमें महिलाओं की ओर से भी आंसर लेता है, लेकिन सब याद रखना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं और गांधी जी ने प्रदान की। आइए हाल पद्धति देखिए, एक हाली पद्धति देखिए। गुजरात के बारदोली क्षेत्र में कलिपरा जनजाति को इस पद्धति के अंतर्गत उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूरी यानी बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करता है। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि हाली पद्धति क्या है। तो हाली पद्धति क्या है? बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करना ही हाली पद्धति है। और कहाँ है ये? गुजरात में। देखिए 1927 में नहीं, कुछ विशेष है, छोड़ा जाए इसको। सुभाष चंद्र बोस, ध्यान दिया जाए, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी जो है किसने कहा? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। और गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु एमजी रनाडे थे। फिर के महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हुए। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास, देशबंधु जिनको कहा जाता है, देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। फिर देखिए भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन हुए? स्वामी दयानंद सरस्वती। 19वीं शताब्दी में देखिए भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको कहा जाता है? राजा रमन राय को। किसको? राजा रमन राय को। आधुनिक पुनर्जागरण का पिता, भारत का भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको कहा जाता है? ठीक है, राजा रमन राय कहा जाता है। फिर देखिए अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने, ठीक है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। और देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर ही मनाते हैं। किस दिन? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, और 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस। यंग बंगाल आंदोलन, ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत जो है कि बढ़िया है। यानी यंग आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? बेबियन ड्रेजियो। यंग बंगाल आंदोलन है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? बेबियन ड्रेजियो। कांग्रेस ने देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन को, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में कौन था कांग्रेस का अध्यक्ष? मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्या? और सबसे देखिए लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा था, और सबसे युवा भी था। हाँ, तो सबसे युवा भी रहा, सबसे लंबा कार्यकाल भी रहा। और जो है कि चलिए बैठ जाइए कहीं। हाँ यहाँ है लुसेंट है, सुनो। देखिए तो गोपाल हरि देशमुख को ध्यान दिया जाए। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख को बिना ताज का बादशाह देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहा जाता है। और वन लाइनर क्वेश्चन है, एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला। और कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा ही किया गया था। और देखिए एओ ह्यूम, ठीक है, ये जो है 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री भी रहे। क्योंकि देखिए 1885 में इन्हीं के टाइम में कांग्रेस की स्थापना हुआ। और कांग्रेस की स्थापना के टाइम में कौन था बताइए गवर्नर? डफरिन ने डफली वजह कुछ ठीक से याद रख सकते हैं। कांग्रेस के देखिए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी।
ठीक है, कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। मोहम्मद अली और शौकत अली ने देखिए 1919 में खिलाफत आंदोलन, अच्छा क्वेश्चन है ये। तीनों गोल सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन हुए? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तीनों गोल सम्मेलन कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। और कब बताइए कोई? 30, 31, 32। और द्वितीय गोल सम्मेलन में जो है गांधी जी भाग लिया था, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में काम किया। आइए 22 दिसंबर देखिए 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दिया और इसी दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस, तो देखिए मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939। गांधी जी ने देखिए क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा, यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसे बैंक नष्ट होने वाला है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया और सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए फिर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में है, ठीक है, कहाँ है? सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में स्थित है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई ने की। तो देखिए ये कुछ वन लाइनर था, ठीक है, और देखते हैं, फिर कर लेंगे रिकॉल फिर से। अब देखिए भारतीय धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाएं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो इम्पोर्टेंट है वो उसको देखेंगे। तो देखिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किसने किया? विलियम जोन्स। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने। कब? 1784 में। आत्मीय सभा 1815 राजा रमन राय ने। वहीं वेदांत कॉलेज की स्थापना भी किया था 1825 में, राजा रमन राय ने ही। युवा बंगाल आंदोलन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, तो किसने? हेनरी बेबियो ड्रेजियो ने। ब्रह्म समाज 1828, किसने? राजा रमन राय ने। फिर देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना द्वारिकानाथ टैगोर ने। कुछ चीज को छोड़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। देखिए तत्वबोधनी सभा की स्थापना 1839 देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। वहीं फिर देखिए देखिए वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। वहीं देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? और ये देखिए केशव चंद्र के सहयोग से एमजी रानाडे, आत्मा राम पांडुरंग। प्रार्थना किससे करते हैं? आत्मा से करते हैं, दिल से। अब देखिए सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले ने, ठीक है, 1873 है। सत्यशोधक है ये, ज्योतिबा फुले वाला 1873 है। देखिए फिर देखिए अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो 1875, सर सैयद अहमद खां। आर्य समाज की स्थापना देखिए 1875 में, ये है आपका आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 में किया गया, ठीक है। ये देखिए मैडम ब्लास्ट की कर्नल अलकाट, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। इंडियन एसोसिएशन की बात करिए तो देखिए आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1883 है, देखिएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा। ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1883 सुरेंद्रनाथ बनर्जी। फिर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 A.O. ह्यूम। फिर देखिए देव समाज, कल भी हम लोग देखे थे, देव समाज की स्थापना पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री देव, ठीक है। बेलूर मठ 1887 में स्वामी विवेकानंद। फिर देखिए रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद। शारदा सदन मीराबाई। फिर देखिए अभिनव भारत, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, 1904 में किया था विनायक दामोदर सावरकर ने। ये कैसी क्रांतिकारी था? गुप्तकारी और गुप्तकारी क्रांतिकारी, ठीक है। और कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र में, ये अभिनव भारत। आइए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। सर्वेंट
ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 में किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। फिर देखिए मुस्लिम लीग की बात करिए तो 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने, किसने? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। अनुशीलन समिति देखिए गठन किया 1907 में, और जो है वरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने। और अनुशीलन समिति का क्या नारा था? खून का बदला खून। फिर देखिए विश्व भारती की बात करिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 1912 में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। गदर पार्टी देखिए 1913 में लाला हरदयाल और काशीराम है। फिर देखिए हिंदू महासभा 1915 में मदन मोहन मालवीय ने। और होम रूल, ये भी क्वेश्चन ठीक है। होम रूल जो है किसने? 1916 में एनी बसंत और तिलक द्वारा। खिलाफत आंदोलन 1919 अली बंदूक द्वारा। ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में एमएन राय द्वारा। ठीक है, ताशकंद में क्या गया था। और फिर देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में किसके द्वारा? एमएन जोशी द्वारा। ध्यान दिया जाए इस जगह, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कहे तो 1920 में एमएन राय। कहाँ? ताशकंद में। ताशकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान की राजधानी था। यही जो है कि भारत पाक युद्ध जब हुआ था 1965 में, तो 1966 में ताशकंद में ही हुआ था। शिमला क्या ताशकंद चल तो बैठिए। तो इसको और देखना है, यहाँ तक देख लेते हैं क्या। आइए इसको भी थोड़ा सा बढ़ाते हैं। स्वराज पार्टी देखिए 1923, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। स्वराज पार्टी गठन 1923 मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ध्यान दिया जाए यहाँ, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हो जाएगा सचिंद्र सन्याल। सोशलिस्ट जुटेगा तो भगत सिंह। पकड़ा जाए क्वेश्चन को तो देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सचिंद्र सन्याल, और वहीं जो है अगर सोशलिस्ट जुटेगा तो भगत सिंह। हाँ। फिर देखिए बहिष्कृत हितकर्मी सभा का स्थापना वी.आर. अम्बेडकर ने 1924 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको आरएसएस कहते हैं, क्या हेडगेवार ने किया था ये? ठीक, 1925 में। नौजवान सभा भी कल भी देखे थे हम लोग, भगत सिंह, छबील दास, यशपाल ने किया था 1926 में। फिर देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन है भी यहाँ, भगत सिंह ने किया था 1928 में। खुदाई खिदमतगार, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है आपका 1929 में और अब्दुल गफ्फार खान द्वारा। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी देखिए वी.आर. अम्बेडकर ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज 1942 रास बिहारी बोस ने। और आजाद हिंद सरकार 1943 सुभाष चंद्र बोस ने। तो देखिए जितना था इम्पोर्टेंट सबको देख लिए। ठीक है, रिकॉल करेंगे और थोड़ा बढ़ा देते हैं आगे क्या। आइए देखिए राजा राममोहन राय की बात करिए तो इनका जन्म देखिए 1774 ईस्वी में राधानगर नामक बंगाल एक गांव में हुआ था। वे संस्कृत, फारसी, अरबी, संस्कृत, फ्रांसीसी, ग्रीक, हिब्रू सहित दर्जन से अधिक भाषाएं जानते थे। कौन? राजा राममोहन राय। कहाँ? राधानगर में हुआ था जन्म। और फिर देखिए उन्होंने वाराणसी में संस्कृत साहित्य, पटना में कुरान, बहुत सारे भाषा का अध्ययन किया। फिर देखिए 1909 में फारसी में प्रसिद्ध पुस्तक एकेश्वर 1809 है, एकेश्वरवादियों को उपहार लिखा। उन्होंने अनेक देवताओं में विश्वास के विरुद्ध एकेश्वरवाद के पक्ष में वजनदार तर्क दिए। उन्होंने देखिए 1820 में ये भी क्वेश्चन देखिए इधर ही कहीं पूछा हुआ है, प्रीटेस्ट ऑफ जीसस नाम का भी पुस्तक, ये भी पुस्तक लिखा था। और फिर देखिए इन्होंने राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मण समाज धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे कई शाखाओं में विभक्त हो गया। देखिए महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर, ध्यान दिया जाए, महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा देखिए आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। वहीं केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज, यहाँ पर जोर डालिए, देखिए देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कहीं करी। वहीं देखिए श्री केशव चंद्र सेन ने
भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापित किया। उनके पश्चात देखिए एक साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। राजा मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। यहाँ देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा है कि राजा मोहन राय इनमें से किसका समर्थक थे या नहीं थे। देखिए अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था, ठीक है, किसने? राजा मोहन राय ने। फिर देखिए यहाँ कुछ चीज को छोड़ते हैं। यहाँ देखिए जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम ड्रेजियो ने किया था। फिर देखिए राजा मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए देवेंद्र नाथ ठाकुर ने 1839 में तत्बोधनी सभा का स्थापना की। हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने किया था। ईश्वर चंद विद्यासागर, आइए देखिए ईश्वर चंद विद्यासागर की बात करिए तो देखिए ये जो है आपका यानी विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया ईश्वर चंद विद्यासागर ने। और याद रहे 1856 और कैनिंग के ही टाइम ना, विधवा पुनर्विवाह कैनिंग के टाइम में, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए हमारे देश की उच्च जातियों में पहला कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर देखिए है ना 1856 में विद्यासागर की प्रेरणा से ही उनकी देख रेख में हुआ। ईश्वर चंद विद्यासागर जो है कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के क्या थे? प्राचार्य थे। आइए महाराष्ट्र में देखिए स्थापित परमहंस मंडली के संस्थापक एक ईश्वर को मानने और जाति नियम को तोड़ने विश्वास करते थे। देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। यह कथन किसने कहा था? तिलक ने। इधर आया था गायत्री क्विज में, यह भी क्वेश्चन आया था, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी जो है भगवान नहीं मानूंगा। देखिए दयानंद का बचपन का नाम क्या है? मूलशंकर था। इनका जन्म गुजरात के टंकारा में हुआ था। फिर देखिए इन्होंने अपना गुरु जो है किसको बनाया? स्वामी विरजानंद को। और ये काफी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए कि 1874 में देखिएगा दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। कब? 1874 में दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना कब की? 1874 में। ये और मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई है। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी हुई है? हिंदी में। संसार के लिए देखिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन अध्यात्मवाद है। उनका कहना था कि मनुष्य मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, अध्यात्मवाद से ही संभव है। यह किसने कहा? स्वामी रामकृष्ण। स्वामी देखिए रामकृष्ण के शिष्य कौन हुए? विवेकानंद। और 1893 में कल भी चर्चा हम लोग किए थे कि 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। और स्वामी विवेकानंद ने देखिएगा आज भी देखिए इस चीज का चर्चा आता है, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखित। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। फिर देखिए स्वामी विवेकानंद को भाषणों का, अभी जो स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन जो है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा में नामक पुस्तक में है। कन्याकुमारी में देखिए रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद से समर्पित है। यह भी बढ़िया क्वेश्चन है। महादेव गोविंद रन्ना ने देखिए 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति गठन किया गया। फिर 1861 में आगरा में श्री शिव दयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। शिव नारायण अग्निहोत्री ने देखिए 1887 में लाहौर में देव समाज की स्थापना। देव समाज की स्थापना किसने की? शिव नारायण अग्निहोत्री। ध्यान से सुनिएगा, अभी पूछते हैं सबको बारी बारी से। पंजाब में देखिए पंजाब के मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो अहमदिया आंदोलन किसने? मिर्जा गुलाम अहमद ने। फिर देखिए मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा का आधुनिकरण की ओर जो है श्रेय किसको जाता है? सर
सैयद अहमद को ही जाता है, अहमद खां को, और उनका ही देखिए अलीगढ़ आंदोलन केंद्र था, उनका अलीगढ़ आंदोलन केंद्र था। सर सैयद अहमद खां देखिए 1875 में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में वही जो है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। तो यहीं तक इसको रखते हैं और अभी रिकॉल कराते हैं जो इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद बारी बारी से पूछ लेते हैं। तो चलिए, ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में किसने? सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ आंदोलन जो है कि किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खान से। और अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने की? मिर्जा गुलाम अहमद ने। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री। कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल कहाँ है? स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। और फिर देखिए, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लिया। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था, और इनकी जो पुस्तिकाएं हैं वो ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग है। सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है? दयानंद सरस्वती की। किस भाषा में है? हिंदी भाषा में है। कब जो है रचा? 1874 में। दयानंद के मूल नाम क्या था? मतलब बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर ही। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। आइए, विधवा विवाह किसने लाया? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। कब? 1856 में, कैनिंग के टाइम में। ठीक है। अब देखिए, तत्वबोधनी सभा किसने स्थापना की? 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। बंगाल जवान बंगाल यानी युवा बंगाल आंदोलन किसने किया था? हेनरी विलियम ड्रेजियो। ठीक। फिर देखिए, राजा राममोहन राय की बात करिए तो देखिए 1774 में राधानगर में इनका जन्म हुआ। एक कस्वरवाद को उपहार इनकी एक लिखी हुई पुस्तक है। वहीं एक और पुस्तक है प्रेस्टेस्ट ऑफ जीसस। फिर देखिए, देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। वहीं केशव चंद्र ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक। इन्होंने देखिए पश्चिमी शिक्षा पर जोर दिया। कौन? राजा राममोहन राय ने। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में किसने? बी आर अम्बेडकर ने। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज 1942 रास बिहारी बोस। आजाद हिंद सरकार कहे तो 1943, ध्यान दिया जाए, आजाद हिंद सरकार कहे तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस, और आजाद हिंद फौज कहे तो बोस हो जाएगा 1942। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 बी आर अम्बेडकर। हरिजन सेवक संघ पुणे में हुआ था 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फर खां है। नौजवान सभा तो छबील दास, ये सभा 1926 में। फिर देखिए, बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 बी आर अम्बेडकर ने। स्वराज पार्टी 1923 मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सचिंद्र सन्याला, और जैसे सोशलिस्ट आएगा भगत सिंह। चलिए, बढ़िया रिकॉल हो रहा है। फिर देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में एम.एन. जोशी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 एम.एन. राय। खिलाफत आंदोलन 1919 किसने? अली बंधु। होम रूल आंदोलन 1916 एनी बेसेंट और तिलक। विश्व भारती 1912 रविन्द्रनाथ ठाकुर कहिए टैगर, बाद में उनको उपाधि मिला है। अनुशीलन समिति 1907 वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। मुस्लिम लीग 1906 आगा खां और सलीमुल्लाह खां। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। अभिनव भारत 1904 विनय दामोदर सावरकर। रामकृष्ण मिशन 1897 विवेकानंद। बेलूर मठ 1887 स्वामी विवेकानंद। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ए.ओ. ह्यूम। फिर देखिए, आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 मैडम ब्लास्टकी, कर्नल अलकार। अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो इंडियन 1875 सर सैयद अहमद खां।
सत्यशोधक समाज 1873, ज्योतिबा फुले प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग, देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री देव है, लेकिन वेद देखिएगा वेद अलग है, वेद समाज हो जाएगा केशव चंद्र सेन और देव शिव नारायण अग्निहोत्री। देखिए देव में क्या होता है, अग्निहोत्री करते हैं कि नहीं हम। आइए तत्वोधनी सभा 1839 देवेंद्रनाथ ठाकुर, ठीक। फिर देखिए एशियाटिक सोसाइटी 1874 विलियम जोन्स 1784 सॉरी। फिर देखिए युवा बंगाल आंदोलन हेनरी बेबियन ड्रेजियो। आइए आर्य महिला समाज पंडित रमाबाई। मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया, 22 दिसंबर 1939। अली मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी। लोकहितवादी के नाम से किसको जानते हैं, गोपाल हरि देशमुख। भारत के पितामह यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक बेबियन ड्रेजियो। भारत छोड़ो आंदोलन किसके टाइम में किया गया, मौलाना अबुल कलाम आजाद के टाइम में। फिर देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी। शुद्धि आंदोलन किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती। 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनः जागरण का पिता राजा रोहन राय। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र के राजनीतिक गुरु देश बंधु चित्तरंजन दास। भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, किसने कहा, हिटलर ने। हाली पद्धति क्या है, बंधुआ मजदूर से संबंधित है। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि जो है बारदोली सत्याग्रह के दौरान दिया गया, महात्मा गांधी द्वारा महिलाओं के द्वारा। ये तो इधर हो ही गया था। तो देखिए पूरी तरह से हम लोग 2 बार रिवीजन कर लिए, ठीक है। अब आप लोग से पूछ लेते हैं बारी बारी से, ठीक है। बोलते चलिएगा। सुमित आपसे है कि बताइए कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया, ठीक है। बारदोली की महिलाओं द्वारा दिया गया, गांधी जी के द्वारा। हाली पद्धति बताइए क्या है, ठीक है, बंधुआ मजदूर है। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा, राकेश एडोल्फ हिटलर ने कहा, सही है। फिर देखिए देश बंधु किसे कहा जाता है, अमन, ठीक है, चित्तरंजन दास को कहा जाता है। और शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक रंजन कुमार, बताइए। दयानंद सरस्वती श्रवण से है। भारतीय पुनः जागरण का पिता राजा महाराज, बहुत बढ़िया। बताइए सनो सर, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस मनाते हैं, ठीक है, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। विपुल बताना है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक बेबियन ड्रेजियो। बताइए सुदामा, भारत के पितामह किसे कहा जाता है, ठीक है, पितामह ये दादा भाई नौरोजी को। सोनू से है, हर्मिट ऑफ शिमला A.O. ह्यूम, ठीक है, कांग्रेस का स्थापना इन्होंने ही किया। फिर देखिए सौरभ बताएंगे कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, सही आंसर। प्रमोद बताएंगे मोहम्मद अली और शौकत अली ने कब जो है खिलाफत आंदोलन शुरू किया था, ईस्वी बताना है। खिलाफत आंदोलन 1919, ठीक है। आप बताइए तीनों गोल सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर, बहुत बढ़िया। आगे मनीष से है। मनीष बताएंगे मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया, डेट सहित बताना है। 1939, 22 दिसंबर 1939। साकेत बताएंगे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई और किसके द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा और 1784 में। फिर आप ही से रिटर्न होगा, युवा बंगाल आंदोलन किसने किया था, हेनरी बेबियन ड्रेजियो, फंस गए थे आप।
इसमें जो है एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स, और युवा बंगाल आंदोलन विवियन ड्रेजियो। देखिए जितना क्वेश्चन हो रहा है सारे एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं यही सब। और लुसेंट तो कह नहीं सकते हैं लुसेंट का कुछ, लुसेंट से ही लगभग क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है बिहार के एग्जाम में। आइए आगे क्वेश्चन बताना है फिर से। तत्वबोधनी सभा किसने किया था? बोलिए मनीष, सारे लोग बोलिए, अब टाइम बचत होगा। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में। चलिए वेद समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन। प्रार्थना समाज आत्मा नहीं, आत्मा से करते हैं प्रार्थना, 1867। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, 1873। चलिए आर्य समाज की स्थापना 1875। ठीक, दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875, मैडम ब्लास्टकी और कर्नल अलकाट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ह्यूम के द्वारा। बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत 1904 बी.डी. सावरकर महाराष्ट्र में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले। अनुशीलन समिति 1907। वरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। विश्व भारती 1912, और किसने? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। होम रूल आंदोलन बोलिए सभी लोग 1916। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 एम.एन. राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 एम.एन. जोशी। प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। चलिए स्वराज पार्टी का स्थापना 1923, किसने? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सचिंद्र सन्याल 1924। बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 बी.आर. अम्बेडकर। और आरएसएस हेडगवार 1925। फिर देखिए खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खां 1929 है। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 है, बी.आर. अम्बेडकर द्वारा 36 में। चलिए हम लोग 2 बार 3 बार देख लिए, ठीक है, और थोड़ा सा और है तो देख लेते हैं फिर भी। विवाह किसके टाइम में? कैनिंग के टाइम में 1856 में ईश्वरचंद विद्यासागर के सहयोग से। किसने अच्छा कहा कि किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तिलक ने कहा। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर। कब जो है कि सत्यार्थ प्रकाशन किया गया? 1874। किसने लिखा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। चलिए राम कृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, और बचपन का नाम नरेंद्र दत्त। इनकी किस कृति जो है, यानी पुस्तकें जो है ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग, ठीक है। और कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। चलिए हिस्ट्री में हमको लगता है इतना ही रहने देना चाहिए। 2 बार 3 बार कर रहे हैं और याद यही होना चाहिए। ये मत सोचिए कि घर में जाके याद करना है, याद यही होना चाहिए। डिस्कस का मतलब क्या है? क्लियर एकदम। रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, बहुत बढ़िया, याद रहा है। सोशलिस्ट जुटेगा तो भगत सिंह। गर्दा, चलिए गर्दा उड़ा दिए आप लोग, बढ़िया याद रहा है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी चल रहा है और काफ़ी उसमें भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और लगभग 5 दिन के अंदर में इकोनॉमिक्स भी खत्म हो जाएगा। आइए, कल हम लोग बजट देख लिए थे, कर भी देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे जीएसटी। आज देखेंगे जीएसटी, ठीक है। जीएसटी मतलब देखिए वस्तु और सेवा कर है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ठीक है। सब चर्चा होगा, धैर्य बना कर रखिए।
चलिए देखिए, तो 1 जुलाई, ध्यान से सुना जाए, 1 जुलाई 2017 से वस्तु और सेवाओं की व्यवस्था लागू की गई। अब तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार या दोनों द्वारा लगाए जाने वाले सभी कर की जगह सिर्फ एक जीएसटी लगेगा। आप जो जान रहे हैं, पहले केंद्र सरकार अलग लगाता था, कल हम लोग देखे थे टैक्स, राज्य सरकार अलग लगाता था। अब क्या है कि सभी कर की जगह सिर्फ एक जीएसटी लगेगा, जो सभी वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर लगेगा। एक वस्तु के ऊपर जो भी जीएसटी कर की दर होगी वह पूरे देश में ही होगी। सोचिए, पूरे देश में एक ही दर होगी। अब देखिए, 8 सितंबर 2016 को अधिसूचित 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लागू किया गया। यानी कि 101 रुपया क्या करते हैं, कन्या दान करते हैं। तो वही 101वें संवैधानिक संशोधन के तहत जीएसटी को लागू किया गया। और देखिए, जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर इन दरों पर कर लगेगा। तो इसमें देखिए कहीं कहीं कुछ 0% भी है, लेकिन यहाँ देखिए 0.25 लिया है, 5 है, 12 है, 18 है, 28। सबसे ज़्यादा जो है कौन सा है, 28 है। सारे चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, कुछ चीज़ वो है। देखिए, संविधान के जीएसटी परिभाषा के अनुसार मानव उपभोग के लिए देखिए अल्कोहल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। अल्कोहल तो समझते हैं ना आप लोग, जरूर समझते हैं, ठीक है, अल्कोहल है वो। अब देखिए, तो यानी कि अल्कोहल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। दूसरी ओर 5 देखिएगा, पेट्रोलियम उत्पाद यानी कच्चा तेल, मोटर स्पिरिट यानी जिसको पेट्रोल कहते हैं, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस, ये सारे को ईंधन को वो अस्थायी रूप से जीएसटी के बाहर रखा गया है। अब देखिए, जीएसटी लागू करने के लिए संसद पारित विधेयक, उतना नहीं देखना है। जीएसटी देखिए एक गंतव्य आधारित कर है, ठीक है, कर है। इसमें देखिए 101वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वस्तु और सेवा कर को लागू किया गया, और लागू करने के होने के कारण राजस्व के नुकसान के लिए 5 वर्षों तक अवधि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। जीएसटी से मुक्त कुछ वस्तुएं देख लीजिए, जैसे प्राकृतिक मधु, दूध, फूल झाड़ू, खुला खाद्य पदार्थ, लस्सी, खुला पनीर है, दही है, प्रसाद है, ये सब बहुत सारा चीज़ है जो कि जीएसटी से इसको मुक्त रखा गया है। चित्रकला की किताबें हैं, शिक्षाएं, सेवाएं हैं और अंडा वगैरह। अब देखिए, तो दिया है यहाँ की शिक्षा सेवाएं हैं, ठीक है, इसको जीएसटी से बाहर रखा गया है। अब देखिए, विश्व में सर्वप्रथम जो है फ्रांस ने, ध्यान दिया जाए, विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस ने वर्ष 1954 में अपने यहाँ जीएसटी लागू किया। यानी कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू हुआ, फ्रांस। क्या किस देश में हुआ, फ्रांस। चलिए, कुछ चीज़ को छोड़ते हैं क्या, क्योंकि सारा चीज़ पढ़ना ठीक नहीं लग रहा है, लंबी हो जाएगा। अब देखिए, जीएसटी परिषद की संरचना की बात करिए तो अध्यक्ष कौन होता है जीएसटी परिषद में, केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद में अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री। और उपाध्यक्ष भी है, राज्य सरकार के मंत्रियों के बीच निर्वाचित होता है। इसमें भी सभी चीज़ों को पढ़ना ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन गणपूर्ति कोरम इसमें कुल सदस्य का 50% होनी चाहिए। जीएसटी परिषद देखिए जीएसटी संबंधित सभी मुद्दों यथा विधि नियमों व दर को निर्णय करेगी। जीएसटी परिषद के निर्णय देखिए तो जीएसटी से छूट के लिए लगभग 20 लाख रुपये होगी, कुछ विशेष नहीं है। 4 दरें हैं, देखिए जीएसटी परिषद में कितने दर हैं, 4 दर हैं, जो कि इस प्रकार है। एक 5 है, 12, 18, 28। 5, 12, देखिए 0 को यहाँ नहीं लिया गया है, ठीक है, तो कहीं कहीं 0 है वैसे, लेकिन 5, 12, 18, 28 है। आइए देखिए, कुछ वस्तुओं के लिए अलग अलग दर हैं। जैसे देखिए खास जो है विलासिताएं वस्तु पर 28% की सर्वोच्च दर ऊपर, सबसे ऊपर यही लागू होता है। विलासिता समझते हैं कुछ, बताइए कोई विलासिता। हाँ समझ रहे हैं। तब विलासिता की देखिए, अब नज़दीक में आप पैदल भी जा सकते हैं,
वहाँ आप मोटरसाइकिल यूज करते हैं, 4 व्हीलर यूज कर लेते हैं, तो वो फिर हो जाता है आपका विलासिता वस्तु, जहाँ का आप उस सस्ते में कर सकते हैं। अब देखिए जीएसटी से समाहित अप्रत्यक्ष कर, तो इसमें भी कुछ विशेष नहीं लग रहा है। जीएसटी में देखिए 17 अप्रत्यक्ष कर है, ध्यान दिया जाए। जीएसटी में 17 अप्रत्यक्ष कर, 8 केंद्रीय से है और 9 राज्य स्तर है, और 23 जो है केंद्रीय और राज्य स्तर उप कर समाहित है। तो ये जीएसटी था, कुछ विशेष नहीं है, और इसमें नहीं दिया है उतना कुछ। और आइए अब कृषि देखते हैं, बढ़ाते हैं आगे। 279 होगा। आइए देखिए, जीएसटी अलग आर्टिकल, जीएसटी कौन सी 279? इंटरस्टेट सप्लाई 269 के। आइए इसमें आगे बढ़ाते हैं। कृषि, आइए देखिए, भारतीय कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, मेरुदंड है। भारत के कृषि क्षेत्र की लचीलता तथा इस क्षेत्र से, देखिए ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आज जो है, आज भी देश का लगभग 54.6% कार्यबल कृषि कार्य से संबंध है। ये 2011 जनगणना के आधार पर है, ध्यान दिया जाए। यानी कि देखिए अभी भी क्या है, 54.6% कृषि पर ही आधारित है लोग, यानी कि इसमें संलग्न है लोग इसके गतिविधि में। आइए देखिए, जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया। जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सोमपाल थे। भारत में देखिए कृषि 1 जुलाई से 30 जून माना जाता है। क्या सही है ये? देखिए तो सबका शायद 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया गया है। देख लिया जाए, थोड़ा सा देख लीजिए कि भारत में कृषि वर्ष का क्या माना गया है। ठीक है, राष्ट्रीय किसान आयोग ने 5% का सुझाव, कुछ विशेष नहीं है इसमें भी। अब देखिए राज्य समिति, ये बढ़िया क्वेश्चन हो जाता है। राज्य समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की सिफारिश की, संस्तुति की। तो राज्य समिति का संबंध किससे है? कृषि जोत पर कर से है। राज्य समिति किससे संबंधित है? कृषि जोत पर कर से है। देश की देखिए कुल श्रम शक्ति का लगभग 48.9% भाग कृषि एवं जो है कि इससे संबंधित उद्योग धंधों पर आजीविका कमाता है। देश का लगभग देखिए 55% जो है कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर। सोचिए अभी भी 55% भारत में कृषि पर ही निर्भर है। और देखिए कृषि आदान या उत्पादन की बात करिए तो भारतीय कृषि अब भी मानसून पर निर्भर है। इसीलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। क्या? जिस वर्ष मानसून ठीक रहा उस वर्ष फसल बढ़िया होगा। आइए इसमें कुछ डाटा है 2012-13 के अनुसार है, क्या छोड़ दिया जाए इसको? देखिए नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश है। देश में अधिकतर भागों में देखिए भारतीय मृदा में बोरॉन, जिंक और तांबा, लोहा आदि के सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी दिखाई देते हैं। गन्ना एवं चीनी उद्योग, कपास जो है के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा आधारित कृषि ही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ भी हम लोग इस चीज को भी छोड़ेंगे क्योंकि देखिए अब चेंज हुआ है कुछ चीज। आइए सीधे देखिए मूल्य नीति, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान दिया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य से क्वेश्चन बनता है। ये भी क्वेश्चन देखिए, ठीक है। पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य है सिक्किम। ठीक है, अब देखिए सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर तथा राज्य सरकार संबंधित केंद्रीय मंत्रालय विभागों मतों पर विचार जो है करने के बाद जो है 23 लिखा हुआ है 22 जो है अनिवार्य कृषि फसलों पर एमएसपी तय करती। 22 अनिवार्य फसलों में 14 खरीफ फसलें हैं। जैसे देखिए 14 खरीफ फसल, आपका क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है, खरीफ फसल कौन है, कौन रबी फसल है। तो 14 खरीफ फसल देखिए धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग।
उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी बीज, तिल। और रबी जो 6 फसल है वो है गेहूं, जौ, चना, मसूर। रेपसीड है, सरसों है, कुसुम। ये सारा ये मतलब जो है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये क्वेश्चन यहाँ जो बनता है कि आपसे पूछेगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है कौन इसका जो है सिफारिश करता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कौन करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। देखिए सर्वप्रथम कृषि कीमत आयोग की स्थापना 1965 में की गई और जिसे 1985 में कृषि लागत एवं कीमत आयोग का नाम दिया गया। आइए फिर देखिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरुआत 1999 से की गई। कुछ चीज को छोड़ रहे हैं। देखिए जोतों की चकबंदी को विभाजित खंडित जोतों को इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है? चकबंदी। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार का जोत है। ठीक है, और देखिए 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले जोत को सीमांत जोत कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। 1 से 4 हेक्टेयर वाले जोत को लघु जोत कहते हैं तथा 4 हेक्टेयर से बड़ी क्षेत्रफल वाले को बृहद जोत कहते हैं। ठीक है, भारत में सबसे पहले 1920 में बड़ोदरा में जो है चकबंदी लागू किया। ये क्वेश्चन बढ़िया है, पूछा गया है क्वेश्चन। हरित क्रांति का प्रारंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, और सर्वाधिक जो है सकारात्मक प्रभाव गेहूं पर पड़ा है। हरित क्रांति पर सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा है? गेहूं पर पड़ा है, जिसकी पैदावार में 500% की वृद्धि हुई है। सोचिए। फिर देखिए कृषि वित्त में संस्थागत स्रोत में सहकारी समितियां और सहकारी जो है कि बैंक, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि प्रमुख है। सहकारी साख संगठन का ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सहकारी साख, ठीक है, आइए बैठिए। सहकारी साख संगठन का प्रारंभ जो है 1904 में किया गया। ये बढ़िया क्वेश्चन है। सहकारी साख संगठन का प्रारंभ 1904 में हुआ। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में किया गया है। एकदम शॉर्ट कर रहे हैं, लुसेंट भी ये शॉर्ट हो रहा है। जो एग्जाम में बनता है क्वेश्चन वही चीज को पढ़ रहे हैं, बहुत चीज को छोड़ रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा किया गया। आइए चाय बोर्ड की बात करिए तो देखिए ये चाय अधिनियम 1953 धारा के तहत किया गया। 1 अप्रैल 1954 को सांवैधिक निकाय, देखिए संविधान में चर्चा नहीं है, इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता है। और सारा चीज को छोड़ते हैं। कॉफी बोर्ड की बात करिए, ये भी देखिए संवैधानिक निकाय है, संगठन है, संविधान में चर्चा नहीं, इसको बनाया गया है 1942 धारा। इसका मुख्यालय कहाँ? कॉफी का बंगलुरु में। ठीक। रबड़ बोर्ड की बात करिए तो इसका मुख्यालय कहाँ? कोट्टायम है। ठीक है, ये भी संवैधानिक निकाय है। फिर देखिए तंबाकू बोर्ड की बात करिए तो 1 जनवरी 1976 को तंबाकू बोर्ड अधिनियम के तहत इसको एक वैधानिक निकाय के रूप में मान्यता दिया गया है। और ये कहाँ इसका मुख्यालय है? गुंटूर में, आंध्र प्रदेश में है ये। मसाला बोर्ड की बात करिए तो इसका मुख्यालय कहाँ है? कोच्चि के केरल में है। फिर आइए यहाँ देखिए वही चीज दिया हुआ है। तो कॉफी बोर्ड बंगलुरु है, रबर बोर्ड कोट्टायम है, चाय बोर्ड कोलकाता है, तंबाकू बोर्ड कोयम्बटूर है और मसाला बोर्ड कोच्चि है। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री संस्करण कहाँ है? दिल्ली में है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण कहाँ है? पुणे में है। और भारतीय जूट बोर्ड कहाँ है? कोलकाता में है। और राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड हैदराबाद, तो हाँ हैदराबाद है। चलिए बढ़ाते हैं। आइए दूध देखिए, ये अभी भी वैसे सही है। ये दूध उत्पादन के मामले में भारत विश्व में क्या है? पहले स्थान पर है। सही है ये भी। देखिए डेयरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 5% योगदान करने वाली सबसे बड़ी कृषि वस्तु हो गया है। दूध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए, बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन घूमते रहता है ये, कि दूध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि से श्वेत क्रांति, देखिएगा श्वेत क्रांति कहलाता है, जिसके जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम यानी श्वेत क्रांति को तेज करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम है। 1970 में ऑपरेशन फ्लड आया और इसी के तहत श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन है। और फिर आगे देखिए
ये डाटा है तो शायद बदल गया होगा, तो इस पुराने लूसेंट से ठीक नहीं है पढ़ना, क्योंकि फिर डाटा बदलते रहता है। भारत में देखिए कृषि व्यापार की बात करिए तो इसमें भी कुछ नहीं लग रहा है। आइए यहाँ देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पीएम किसान भारत सरकार की 100% निधियन वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। देखिए इसमें केंद्र सरकार का 100% है, इसमें राज्य सरकार का कुछ नहीं। जैसे आप देख रहे थे ना मनरेगा में, क्या मनरेगा में यही नहीं था कि 90% केंद्र सरकार दे रहा था, 10% राज्य सरकार, इसमें वो नहीं है, 100% जो है केंद्र सरकार का है। और ये देखिए शुरुआत की बात करिए तो 1/12/2018 को प्रभावी है। और इसमें देखिए क्या होता है, सभी किसान शामिल हैं, लेकिन इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार कुछ शर्त तय करती है। इसके अनुसार इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपने नाम से खेती योग्य जमीन होनी चाहिए, और किसान के बाप या दादा के नाम से खेती योग्य जमीन है तो भी वह किसान इस योजना का लाभ हकदार नहीं होगा। बटाईदार और खेतिहर मजदूर सरकारी कर्मचारी कुछ विशेष नहीं है। आइए सीधा यहाँ देखिए 2003 बराबर किस्तों में प्रति वर्ष 6000 सहायता। ये क्वेश्चन आज भी हम लोग सेट मार रहे थे तो आया था, कल ले था बिहार एसएससी सेट में। यह तो 6000 की सहायता दी जाती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, और ये 2018 से शुरू होता है और 2000 किस्त में एक बार आती है, 2000 किस्त और 3 बार नहीं वही है। देखिए बासमती चावल निर्यात का मुख्य रूप से फारस के खाड़ी देश में, कुछ हद तक अमेरिका इंग्लैंड में किया जाता है। गैर बासमती चावल थाईलैंड के पीछे छोड़कर भारत जो है चावल निर्यातक सबसे बड़ा हो गया है, कुछ विशेष न है। और बढ़ाया जाएगा कि छोड़ दिया जाए इकोनॉमिक्स, उद्योग फिर आ जाएगा, खत्म। 3-4 पेज है क्या, तो इसको फिर रिकॉल करा देते हैं क्या, इसको रिकॉल कर लिया जाए तो देखिए। तो पीएम बोलिएगा सभी लोग एक साथ बोलिएगा तो टाइम बचत होगा क्या। बोलिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब आया, 2018, और एक वर्ष में कितना दिया जाता है, 6000, 2000 किस्त के हिसाब से। आइए भारत जो है, भारत दुनिया में मछलियों का सबसे, ऐसे ये आंकड़ा हमको नहीं लगता अभी सही होगा, चौथा दिया है, मछली में तीसरा दिया है। चलिए श्वेत दूध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए कौन सा क्रांति लाया गया, श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड कब आया, 70 में। विश्व का सबसे बड़ा समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम है। दूध के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। बताइए राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड का मुख्यालय हैदराबाद, जूट बोर्ड कोलकाता, अंगूर प्रशासन पुणे, मांस और पोल्ट्री दिल्ली मुख्यालय है सारा, मसाला का मुख्यालय ठीक है कोच्चि है, चाय बोर्ड कोलकाता है, रबड़ कोट्टायम, कॉफी बेंगलुरु। भारत में हरित क्रांति का परिणाम, तीसरी पंचवर्षीय योजना, सबसे अधिक प्रभाव गेहूं, सहकारी साख संगठन का परिणाम कब हुआ, 1904 में। किसान क्रेडिट कार्ड 1998। भारत में सबसे पहले जो है कब और कहां से चकबंदी लागू हुआ, 1920 बड़ौदा चकबंदी स्टार्ट हुआ। भारत में जो है सर्वाधिक जोतों की संख्या किस प्रकार है, सीमांत जोत है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन सिफारिश करता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है। और पढ़े तुम लोग भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। जनवरी 2004 में किसान आयोग का गठन किया गया।
ठीक है। राज्य समिति का संबंध किससे है? कृषि जोत से है। सर्वाधिक जो है नलकूप द्वारा कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश। सबसे कम सिंचित वाला क्षेत्र असम है। भारतीय कृषि अभी मानसून पर ही निर्भर है। जीएसटी भी हम लोग देख चुके हैं। तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ और जीएसटी दिवस 1 जुलाई। और कौन ऐसा देश है जो पहले लागू किया? फ्रांस। ठीक है। जीएसटी की दर 5, 12, 18, 28 है। चलिए, तो इकोनॉमिक्स में इतना ही रहने दिया जाए क्या? आइए पॉलिटिकल। आ जाइए। देखिए, अब तो पॉलिटिकल भी हम लोग एकदम लास्ट के तरफ हैं। ना आज खत्म नहीं होगा, अभी है। साइंस भी चलाएगा ना। देखिए, कल हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देख लिए थे। ध्यान दिया जाए, कल हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देखें। एक संवैधानिक निकाय है, 1993 में गठन किया गया। एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। मुख्य न्यायाधीश इसका अध्यक्ष बन सकते हैं, सेवानिवृत्त, और इसके नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 3 वर्ष या 70 वर्ष इसका कार्यकाल है इनका। आज देखिए, हम लोग देखेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग देखेंगे तो इसका गठन भी देखिए, भी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत ही करने का प्रावधान है। राज्य अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। आइए फिर देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों में मानव अधिकारों का उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान के राज्य सूची, ध्यान दिया जाए, जो संविधान के राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यदि इस प्रकार किसी मामले की जांच पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी अन्य विधि निकाय द्वारा की जा रही हो तो राज्य मानवाधिकार आयोग ऐसे मामलों की जांच नहीं कर सकती है। कुछ इसमें भी विशेष नहीं है। तो देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग में भी एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। और इस आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। वहाँ क्या था? सर्वोच्च न्यायालय था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। और इसमें जो है कि आपका हाई कोर्ट का है और अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। इनका भी कार्यकाल देखिए, आयोग एवं अध्यक्ष अन्य सदस्यों का कार्यकाल भी 3 वर्ष या 70 वर्ष है। 3 वर्ष या 70 वर्ष है। पेज नंबर नहीं मिल रहा है। बात है सब बुक में, सब न्यू वाला इसमें 248 है। यहाँ देखिए, थोड़ा सा बॉक्स में है। देखिए, मानव अधिकार आयोग कार्य जो है विशुद्ध रूप से सलाहकारी प्रकृति का है। इसे मानव अधिकार का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। यह पीड़ित व्यक्ति को अपनी ओर से कोई सहायता या मुआवजा नहीं दे सकता है। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि आयोग की सलाह को मानने के लिए राज्य सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी बाध्य नहीं है। लेकिन इतना अवश्य है कि आयोग द्वारा दी गई किसी भी सलाह के बारे में क्या कदम उठाया गया है, इस बारे में आयोग की 1 माह के भीतर सूचना देना अनिवार्य है। आइए अब देखिए, मानवाधिकार न्यायालय। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधान के तहत किया गया है। ये कुछ विशेष नहीं। आइए राष्ट्रीय महिला आयोग, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर फोकस किया जाए। तो राष्ट्रीय महिला आयोग देखिए, एक स्वायत्तता वैधानिक है, न कि संवैधानिक निकाय है। संविधान में चर्चा नहीं है।
इसकी स्थापना 1992। ये क्वेश्चन बढ़िया हो जाएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 और महिला को ऊपर रखिए 1992 राष्ट्रीय महिला आयोग। और अधिनियम 1990 के अधीन किया गया। भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आयोग नोडल मंत्रालय है। देखिए भारत सरकार का जो है महिला और विकास मंत्रालय नोडल है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल भी 3 वर्ष का होता है, कुछ विशेष और नहीं है। क्योंकि आइए अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो देखिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण आयोग एक वैधानिक निकाय है, न कि संवैधानिक है। संविधान में इसकी चर्चा नहीं है। इसे 2007 में देखिए संसद द्वारा बनाए गए बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत कानून के तहत स्थापित किया गया है। इसमें भी हमको नहीं लग रहा है कुछ विशेष, लेकिन आयोग का उद्देश्य थोड़ा सा देखा जाए कि बच्चों के अधिकारों का हनन से संबंधित मामले संज्ञान लेता है, उनका विवरण करता है, और कुछ विशेष नहीं लग रहा है। भारत सरकार 1992 का अनुमोदन किया गया। इस समझौते बच्चों को 18 वर्ष से कम आयु के एक व्यक्ति परिभाषित किया गया। आइए कुछ नहीं है। देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल भी 3 वर्ष है या फिर 65 है। आइए परिसीमन आयोग, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। देखिए संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई स्पष्ट जो है निर्देश नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 82 में देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा राज्य के निर्वाचन क्षेत्र के विभाजन एवं पुनः समायोजन का कार्य संसद द्वारा विहित अधिकार द्वारा किए गए कार्य का प्रावधान है। किस अनुच्छेद के तहत? 82। परिसीमन आयोग क्या है कि संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के समाप्ति पर लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन या पुनः समायोजन कार्य संसद द्वारा विविध अधिकारी द्वारा किए जाने का प्रावधान है। देखिए 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 82 में देखिएगा संशोधन कर परिसीमन पर वर्ष 2000 ईस्वी तक के लिए रोक लगा दी गई थी। फिर देखिए 84वें संवैधानिक संशोधन 2001 के द्वारा इसमें कुछ, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, ये पूछा जाता है अभी क्वेश्चन फिलहाल बनेगा इससे क्वेश्चन कि 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा संविधान का अनुच्छेद 82 और 170 के 3 की शर्तों में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार देश में लोकसभा एवं विधानसभा सीटों की संख्या 2026 तक में कोई वृद्धि नहीं होगी या ना तो कमी होगी, यथावत रहेगा 2026 तक। ये क्वेश्चन बन जाएगा कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा की सीट जो है 26 तक यथावत रहेगा, तो 84वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है। हाँ अब देखिए अब तक गठित 4 परिसीमन आयोग, ये भी क्वेश्चन बनेगा आपसे कि अभी तक जो है कितना परिसीमन आयोग का गठन किया गया है? 4। कितना? 4। अभी तक कितना परिसीमन आयोग का गठन किया गया है? 4। फिर देखिए परिसीमन आयोग की बात करिए तो पहला परिसीमन आयोग 1952 में, पहला परिसीमन 1952। फिर देखिए दूसरा आपका हो जाएगा परिसीमन 62, तीसरा 73, चौथा परिसीमन 2002। इधर ही क्वेश्चन था किसी सेट में कि अंतिम रूप से कब किया गया है, तो 2000। तो देखिए अभी तक कितना परिसीमन आयोग का गठन किया गया है? 4 है, 52, 62, 73, 2002 न 52, 73, 2002। 10 ऐसे देखिए 52 में 10 जोड़िएगा तो 62 होगा, अब 62 में 11 जोड़िएगा तो 73। 2000 तो अंतिम रहेगा ही, अब 2000। चलिए अब देखिए परिसीमन आयोग 2002, ये चीज नहीं देखना उचित रहेगा। फिर
आइए देखिए संवैधानिक आयोग, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता है। देखा जाए इसको तो देखिए संवैधानिक निकाय यानी कि संविधान में चर्चा है, ठीक है। जैसे देखिए निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, वस्तु एवं सेवा परिषद, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत के महान्यायवादी, राज्य का अधिवक्ता, संवैधानिक विधि की संरचना, ये जितना देखें सब क्या है, संवैधानिक आयोग है। दे देगा इनमें से कौन संवैधानिक आयोग नहीं है। तो देखिए जो है उसको देखिए, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है, संघ लोक सेवा आयोग 315 की 12 315 होना चाहिए, देख लीजिए। राज्य लोक सेवा आयोग दोनों देखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग 312 315 इसी तरह होगा, देख। हाँ यूपीएससी। वस्तु और सेवा देखिए परिषद है, अनुसूचित जाति आयोग है, राष्ट्रीय 315 हो जाएगा, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग 315, राज्य लोक सेवा आयोग 312 होना चाहिए अनुच्छेद। तो ये राज्य वाला है, बिहार, ये तो बिहार वाला है। आइए देखिए अब सांविधिक आयोग की बात करिए तो देखिए सांविधिक मतलब देखिए अब सांविधिक आयोग की बात करिए, सांविधिक तो देखिए नीति आयोग क्या है, ये संविधान में इसका चर्चा नहीं है, तो संविधान में उत्तर भी कह सकते हैं। नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग गठन 1993 है, केंद्रीय सूचना आयोग 2005 है, राज्य सूचना आयोग 2005 है, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964। ये सब जो है संविधान में इसका चर्चा नहीं है, यानी कि संवैधानिक निकाय नहीं है, ये सांविधिक निकाय है, ठीक है। नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, फिर केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये सब जो है सांविधिक निकाय है। अब देखिए नए परिसीमन जो आप देखते हैं अभी, तो देखिए इसमें सीट किस तरह से किया गया है। पहले देखिए 79 था, अब 84 हो गया है, तो अभी वाला वर्तमान याद रखा जाए, ठीक है। तो अभी देखिए अनुसूचित जाति मतलब एससी का जो है कितना सीट आरक्षित है, 84 है, और अनुसूचित जनजाति का 47 है। लोकसभा में होना चाहिए। आइए इसमें अब देखिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, तो देखिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की उत्पत्ति भारत सरकार 1941 में स्थापित विशेष पुलिस स्थापना हुई और सीबीआई का स्थापना 1963। सीबीआई का स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय भारत सरकार एक प्रस्तावित द्वारा की गई थी। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना सीबीआई के विलय कर दिया गया और इसे सीबीआई प्रभागों में बना दिया गया। बाद में सीबीआई को ही कार्मिक मंत्रालय में हस्तांतरित कर दिया गया है। सीबीआई देखिए कोई वैधानिक संस्था नहीं है, सीबीआई कोई वैधानिक संस्था नहीं है। इसे जो है शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से मिलता है। सीबीआई देखिए केंद्र सरकार के मुख्य अनुसंधान एजेंसी है, नहीं कहते हैं सीबीआई। शासन प्रशासन भ्रष्टाचार की रोकथाम और सत्यनिष्ठा और ईमानदारी बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं लोकपाल की सहायता करता है। सीबीआई का देखिए आदर्श वाक्य क्या है, सीबीआई का आदर्श वाक्य क्या है, मोटो, ये उद्यम, निष्पक्षता
और ईमानदारी है। सीबीआई का उद्देश्य देखिए संविधान और देश के कानून की रक्षा, उनके गहराई अनुसंधान करना है। सीबीआई का एक प्रमुख निदेशक होता है, कुछ विशेष नहीं है। सीबीआई भारत के इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में भी कार्य करता है। नीचे देखिए, जैसे सीबीआई देखिए बहु अनुसंधान एजेंसी की तरह कार्य करता है, जैसे भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, ठीक है, जैसे देखिए अब हत्या, अपहरण, बलात्कार आदि जैसे गंभीर अपराधियों के मामले भी जांच करती है। अब देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन का, ये अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है, केंद्रीय सतर्कता आयोग संथानम समिति, केंद्रीय सतर्कता आयोग संथानम समिति 1962 से 64 की सिफारिश पर की गई थी। गठन के समय यह न तो एक सांविधिक संस्था थी और न ही संवैधानिक। बाद में इसे देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा वैधानिक दिया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग किस समिति पर? संथानम समिति के द्वारा, ठीक है, 1962 से 64 के बीच। इसमें और बढ़ाते हैं कि क्या टाइम देखा जाए, 7:30 हुआ है अभी। आज तो एकदम घिंचा गया है ना। हाँ सही बोल रहे हैं। आइए भारत की देखिए संचित निधि, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। भारत की संचित निधि देखिए अनुच्छेद 266(1) में संचित निधि भारत सरकार को, देखिएगा ये क्वेश्चन बनता है, भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, जैसे देखिएगा आयकर, निगम कर, आयकर, फिर देखिए सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, ट्रेजरी बिल जारी करके लिया गया ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण, दिए गए ऋण की अदायगी से प्राप्त राशि है। इसे ही कहिए, क्या कहिएगा? संचित निधि। संचित निधि है भारत की, देखिए संचित निधि कहा गया है। संचित निधि से आरबीआई ने बेचता है ट्रेजरी बिल। देखिएगा संचित निधि में कोई धनराशि संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित कर दिए जाने के प्रस्ताव ही निकाली या व्यय में खर्च होता है, व्यय की जा सकती है, अन्यथा नहीं। कहने का मतलब यही है देखिए कि संचित निधि में जो धन रखा हुआ है, तो संचित निधि पहले कहिएगा किसको? तो देखिए जैसे आयकर है, निगम कर है, सीमा शुल्क है, उत्पादन शुल्क, ट्रेजरी बिल, ये सारा जो है इससे जो प्राप्ति राशि है उसे ही संचित निधि कहेंगे। संचित निधि से खर्च करने के लिए पहले संसद से आपको अनुमति चाहिए, क्या? तभी आप व्यय कर सकते हैं, व्यय की जा सकती है, अन्यथा नहीं। ये अनुच्छेद देखिए 114 का 3 है। अतः विनियोग विधेयक को हर हालत में नए वित्तीय वर्ष के आरंभ 1 अप्रैल से पहले पारित करा लेती है, किंतु कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि बजट प्रक्रिया का अप्रैल कुछ विशेष नहीं, पूरा लंबा हो जाएगा। आइए देखिए चुनावी वर्ष में लोकसभाओं के विघटन से पहले नई सरकार गठन होने तक वित्तीय वर्ष का एक भाग के लिए व्यय व्यवस्था के लिए आंतरिक बजट का प्रावधान है। ध्यान जाए, आंतरिक बजट देखिए क्या है, ध्यान दिया जाए क्या गया है। तो देखिए चुनावी वर्ष में लोकसभा के विघटन से पहले नई सरकार के गठन होने तक वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए व्यय की व्यवस्था के लिए देखिए अंतरिम बजट का प्रावधान किया गया है। हाँ, फिर देखिए भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, यहाँ से क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा कि भारत की संचित निधि पर देखिए भारित व्यय, तो राष्ट्रपति का वेतन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता और अन्य व्यय, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन संचित निधि से मिलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन तथा पेंशन भत्ता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन है, ध्यान दिया जाए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन दिया जाता है संचित निधि से।
लेकिन वेतन संचित निधि से नहीं दिया जाता है, राज्य के संचित निधि। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का वेतन, और देखिए भारत सरकार किसी न्यायालय द्वारा की गई डिग्री पंचाट, ये सब वहीं से दिया जाता है। अब देखिए भारत के लोक वित्त संसदीय नियंत्रण की विधियां, संसद के प्रमुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। तो लोक वित्त पर नियंत्रण करने के लिए देखिए अनुच्छेद 112 का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा। कहने का मतलब बजट तो है नहीं भारत के संविधान में चर्चा, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण है किस अनुच्छेद में? 112 में। हमको लगता है यहीं तक थोड़ा सा कर ही देते हैं, फिर संविधान तो पूरे संविधान कल संशोधन हो जाएगा धीरे धीरे आपातकाल, फिर जो है कि अनुच्छेद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पॉलिटिकल। चलिए तो देखिए इसके बाद देखिए विनियोग विधेयक पर पारित होने के लिए भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना, ठीक 62 ही होगा पहला। देखिए आइए नीचे आइए, भारत की आकस्मिकता निधि देखिएगा अनुच्छेद 267। आकस्मिकता निधि कहाँ है, किस अनुच्छेद में है? 267 में। संविधान का देखिए संसद और राज्य विधानमंडल को यथास्थिति भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सर्जित करने की शक्ति देता है। यह निधि भारत के आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 में, यानी कि कब गठन किया गया? 1950 के द्वारा गठित है। यह निधि कार्यपालिका के व्यवधान है। देखिए कार्यपालिका सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। चौथा तो हो जाता है आपका प्रेस, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, न्यायपालिका संविधान का संरक्षक। और देखिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक्करण है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपना फैसला सुनाए। देखिए जब तक देखिएगा जब तक विधानमंडल पूरक अतिरिक्त अधिक अनुदान द्वारा ऐसे व्यय पर अधिकार नहीं करता है तो समय समय पर कुछ विशेष नहीं है, यहीं तक इसको रहने देते हैं पॉलिटिकल का। कल संविधान संशोधन देखेंगे तो एक बार पुनः जो इम्पोर्टेंट उसको देख लेते हैं। तो भारत की आकस्मिकता निधि किस अनुच्छेद में है? 267 में है। कब गठन किया गया? 1950 में। तो भारत की आकस्मिकता निधि किस अनुच्छेद में है? 267 में, और गठन 1950। वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? 112 में है। और बजट का चर्चा तो है ही नहीं, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण है, ठीक। संचित निधि पर भारित व्यय देखिए राष्ट्रपति का वेतन, क्या राष्ट्रपति का वेतन भत्ता है, यानी कई उच्च अधिकारियों का वेतन पेंशन भत्ता जो है कि कहाँ से मिलता है? भारत के संचित निधि से। और संचित निधि किस अनुच्छेद में है? 266 के 1 में है। संचित निधि भी हम लोग देख लें कहाँ से संचित निधि जमा होता है पैसा। फिर देखिए सीबीआई का आदर्श वाक्य क्या था? उद्यम, निष्पक्षता एवं ईमानदारी था, ठीक है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करिए, संथानम समिति की सिफारिश पर किया गया वर्ष 1962 से 64 में, ठीक। फिर देखिए सीबीआई की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय का अधीन किया गया था। फिर देखिए अभी जो वर्तमान में है अनुसूचित जाति 84 है, एसटी 47 है। संवैधानिक निकाय की बात करिए तो संवैधानिक निकाय में निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वस्तु एवं सेवा परिषद, वित्त आयोग, एससी और एसटी का जो आयोग है वो है, पिछड़ा वर्ग आयोग भी है। वहीं देखिए जो कि संविधान में चर्चा नहीं है, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, ये सब नहीं है। सूचना अधिकार आयोग, ये सब नहीं है। आइए फिर देखिए हम लोग देखें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण वैधानिक निकाय है, ये 2005 में कानून के तहत स्थापित किया गया है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग।
राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करिए तो ये भी 92 क्या 92, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 93। बहुत बढ़िया, याद रहा है सबको। राज्य मानवाधिकार आयोग भी 1993 के तहत ही गठित किया गया है। यहीं तक देखना था हम लोग को, तो पॉलिटिकल यहीं तक रहने देते।